हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन द्वारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस पेपर जो वॉल्यूम 2 प्रकाशित किया गया है, उसके अंतर्गत मैं बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस पेपर सेट 2 है, उसका मैं आपको आज व्याख्या सहित हल प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस क्रम में प्रथम प्रश्न है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घग्घर नदी के किनारे। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 2 है, आज घग्घर नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। ठीक है, वहीं प्रश्न संख्या 2 है, आज शब्द इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ऑप्शन बी, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 3 है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग की घटना से कौन सा प्रतीक संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन से कुछ चीज़ संबंधित हैं जो इस प्रकार है, जैसे घोड़ा संबंधित है गृह त्याग से, पीपल या बोधि वृक्ष संबंधित है ज्ञान से, वहीं कमल एवं सार से संबंधित है जन्म का, और पद चिन्ह संबंधित है निर्वाण से। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला का। तो भागवत धर्म से संबंधित स्मारक विदिशा या बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। तक्षशिला के तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। इस स्तंभ की स्थापना में हेलियोडोरस को भागवत तथा वसुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। प्रश्न संख्या 5, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ नहीं है और जो ऑप्शन है। तो शासन के सिद्धांत से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और चाणक्य की बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौटिल्य जो था प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जो भी है कौटिल्य हैं वो प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री थे। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में बटा था। यह पुस्तक राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डालता है। साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां मित्र। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, पालखेरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1728। तो 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को पालखेरा के युद्ध में पराजित किया। अतः दोनों के बीच मुंशी सी गांव की संधि हुई, जिसमें निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। इस संधि से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। फिर हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 7, किसने
गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण कायम करने के लिए आगरा शहर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। उसने नाप का पैमाना गज सिकंदर आरंभ किया। फिर है प्रश्न संख्या 8, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी। तो दिए गए विकल्प में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। वैसे अमीर खुसरो निम्न शासकों के दरबार में रहा था, जैसे बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। इस प्रकार अमीर खुसरो ने 7 सुल्तान का शासन देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रश्न संख्या 9, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलजी वंश के शासकों ने। तो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश, जिनका शासनकाल था 1290 से 1320 तक में, सबसे कम समय तक शासन किया, जबकि तुगलक वंश के 1320 से 1412 सर्वाधिक समय तक शासन किया और गुलाम वंश के लोगों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, जबकि सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 तक शासन किया और लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। फिर है प्रश्न संख्या 10, बहमनी राज का संस्थापक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन। तो बहमनी राज की स्थापना दक्षिण में अलाउद्दीन हसन ने किया था। इसका पूर्ववर्ती नाम जफर खां या हसन गंगू था और इसका शासनकाल था 1347 से 1358। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। फिर प्रश्न संख्या 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का भी पूना के जेल में रखा गया था। तो गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर पूना जेल में रखा गया और 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि हुई और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ हुआ। सभी प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर प्रश्न संख्या 12, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 1939 ईस्वी में। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा से उत्तीर्ण हुए और वर्ष 1938 में हरिपुरा और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर प्रश्न संख्या 13, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैंथिक लॉरेंस ने। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत या दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा 2 अंश सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के तथा एबी जो कि नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाव दिया और कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया। फिर है प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946।
तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। फिर प्रश्न संख्या 15, जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946। तो लॉर्ड बेवेल ने 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री बने। प्रश्न संख्या 16, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावित हुआ। प्रश्न संख्या 17, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1862। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 18, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का कौन सा ये क्षेत्र था पुर्तगाल के अधीन रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्षेत्र का नाम हो जाएगा गोवा। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा जो था पुर्तगाल के अधीन था। 1961 ईस्वी में गोवा पर सैन्य कार्रवाई करके भारत ने इस पर अधिकार कर लिया और 12वां संशोधन 1962 द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव का भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तत्पश्चात 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक है, फिर आइएगा जब मिला दिया गया दमन और दीव कर दिया गया। प्रश्न संख्या 19, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंटबेटन ने। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। प्रश्न संख्या 20, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्र। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, अरविंद घोष वंदे मातरम के संपादक थे। सॉरी, यहाँ पे ये गलत दे दिया गया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा बल्कि ऑप्शन बी होगा। नहीं, ये ठीक है। इसका सही आंसर होगा ये, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, अरविंद घोष वंदे मातरम के संपादक थे और हरिजन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। अब बहिष्कृत भारत से B.R. अम्बेडकर संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ए। फिर प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए राज्य का विधानमंडल। तो संविधान के अनुच्छेद 203 ग अंडर ब्रैकेट 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। फिर हो गया प्रश्न संख्या 22। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग हैं कि इस प्रश्न में राजस्थान अटेम्प्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चन वो अलग है। एक पूछा था कि प्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, किस राज्य में, तो राजस्थान के नौगौर में लागू हुआ। क्वेश्चन यहाँ वो नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 93 के बाद उसको अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो मध्य प्रदेश। तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षण प्रदान किया गया है। और किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 23। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काका साहेब कालेलकर। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में हुआ था। काका साहेब कालेलकर इस आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग को हाल में संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे को 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। फिर प्रश्न संख्या 25। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। यह मानव अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। फिर प्रश्न संख्या 26। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना बेंगलुरु में 1987 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीमाव भंडारनायके। तो ये श्रीमाव भंडारनायके कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो श्रीलंका की थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाव भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। 1960 ईस्वी में वह श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। फिर हो गया प्रश्न संख्या 28। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था, जबकि निचला सदन
केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 31, अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केप कैनवेरल। ठीक है, तो केप कैनवेरल जो है वो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में अवस्थित है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पर इसका नाम बदलकर केप कैनेडी कर दिया गया और बाद में इसका नाम पुनः केप कैनवेरल कर दिया गया। प्रश्न संख्या 32, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सैंटोस। तो सैंटोस को विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे कहवा पतन या कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 2 औद्योगिक प्रदेश को जोड़ता है। फिर हो गया प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाना। तो हवाना क्यूबा में है, यह सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अनसन चीन लौ व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट अमेरिका में है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जबकि नगोया जापान सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 36, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1898 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। इसके बाद दूसरा जल विद्युत गृह का जो था वर्ष 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम कर्नाटक के निकट कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया। अब महाराष्ट्र के कोयना में जल विद्युत केंद्र स्थित है। राणा प्रताप सागर पर जल विद्युत केंद्र कोटा राजस्थान में स्थापित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन क्षेत्र जो है
कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोगैस। तो बायोगैस सौर एवं पवन ऊर्जा, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत इत्यादि ऊर्जा के गैर परंपरागत और गैर व्यावसायिक स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउरकेला। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहायता से किया गया, जबकि भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान रूस की सहायता से स्थापित किया गया। जबकि राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। जबकि बोकारो इस्पात कारखाना तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से 1965 ईस्वी में स्थापित की गई। और भारत में टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को द्वारा वर्ष 1907 ईस्वी में साक्षी जमशेदपुर में नए कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1908 ईस्वी में कच्चा लोहा और वर्ष 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। फिर है प्रश्न संख्या 40, झूम किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेती की पद्धति। तो झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। यह कृषि पद्धति उत्तर पूर्वी राज्यों विशेषकर नागालैंड में, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेवाड़, पेंडा तथा मसान नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। प्रश्न संख्या 41, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने के द्वारा। तो एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्याज की दर को कम करना। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि ब्याज दर को कम करना नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु मुद्रा आपूर्ति में कमी, साख मुद्रा को नियंत्रित करना, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, संतुलित बजट की प्रस्तुति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ब्याज दर को कम करने से निवेश में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। प्रश्न संख्या 43, यूनिवैक तथा इनिएक किस पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी का। यूनिवैक और इनिएक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण है। इसका काल 1946 से 1959 तक है। इसकी विशेषताएं बड़ा आकार, खर्चीला, सीमित और अनुप्रयोग है। प्रश्न संख्या 44, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से गाय की नस्लें भारतीय जो है द्विकाजी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल सिंधी। तो गाय की नस्लें जो है भारतीय में लाल सिंधी द्विकाजी नहीं है, बल्कि द्विधारू है, जबकि थारपाकर, कांकरेज, मेवाती द्विकाजी है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का
सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो इसका जो इसमें विकल्प जो है वो चारों में से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, पहले वेमनाथ था लेकिन अब चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरवन हो गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है, जो कि भारत बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अब वर्तमान में 46 रामसर स्थल है भारत में, और जबकि सबसे छोटा आर्द्र भूमि जो है ये जो रेणुका आर्द्र भूमि है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब पॉइंट कैलीमर जो आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है, जबकि रुद्र सागर झील त्रिपुरा में अवस्थित है। ठीक है, तो इसको सब लोग संशोधन करके पढ़ लेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैस जलवाष्प जो है 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7% है। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपर्युक्त गैसों की अपेक्षा कम है। प्रश्न संख्या 48, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि में संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर हो गया प्रश्न संख्या 49, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। तो वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। चीन का विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 29% योगदान है, जबकि अमेरिका का 16% योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत जो है 7% योगदान के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि रूस जो है 5% योगदान के साथ चौथे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 50, भारत की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। तो जलवायु परिवर्तन कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, साथ ही मिट्टी में लवणता भी बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। प्रश्न संख्या 51, प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। फिर हो गया प्रश्न संख्या 52। तो प्रश्न संख्या 52 है, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36.89। तो इसका फार्मूला होता है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने का, C/5 बराबर 1 - 32/9। ठीक है, तो यहाँ सेंटीग्रेड निकालना है, सेंटीग्रेड में निकालना है, तो C/5 बराबर फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है क्वेश्चन में 98.4 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट के जगह पे 98.4 लिख देंगे और -32/9 आ जाएगा। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करके सेंटीग्रेड का मान निकालेंगे तो वो 36.89 होगा, वही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53,
निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त तरंग का। तो अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि निरीक्षण, लक्ष्य ढूंढने आदि के लिए किया जाता है। इसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। जबकि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। प्रश्न संख्या 55, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल। न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, अर्थात अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। इसका अर्थ है जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल ना लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर हो गया प्रश्न संख्या 56, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन। तो जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत कोई वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन बाद में वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। प्रश्न संख्या 57, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन जो है 46.8% है। तत्पश्चात सिलिकॉन जो है 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% है। प्रश्न संख्या 58, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaSO4 12H2O। द प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 12H2O है। यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है तथा इससे मूर्तियों तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 59, किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निक्षेपण। तो किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, फिर आगे है, किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन यह वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित जलवाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना संघनन का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, किसी पदार्थ या द्रव का
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अथवा शुष्क बर्फ का गैस में बदलना एवं कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन क्रिया का प्रमुख उदाहरण है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण अथवा जमना है। जल का बर्फ में परिवर्तन अथवा ज्वालामुखी से निकलते तरल लावा का ठंडा होकर ठोस चट्टान में परिवर्तन हिमीकरण अथवा जमने का उदाहरण है। फिर हो गया प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा किरण। तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न संख्या 61। मेंडल द्वारा प्रतिपादित 3 नियम में निम्नलिखित में से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरदायी का नियम। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए, जो निम्नलिखित है। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। वे ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पादरी थे। प्रश्न संख्या 62। ग्लूकोज का सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य विलायकों में घुलनशील द्रव होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। फिर प्रश्न संख्या 63। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके कारण से घाव नहीं भरता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई और के वसा में विलय होता है। फिर प्रश्न संख्या 64। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, एटीपी के रूप में। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 65। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है। ऑप्शन बी, 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है, जबकि प्लाज्मा में कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% भाग होता है। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 66। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के
प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है इसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जल CO2 सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अव्यय है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इंसुलिन जंतु हार्मोन है जो कि अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस डुपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित और नियमित करते हैं। समानतः पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिसिक अम्ल, नंबर 5 एथिलीन। फिर जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावी नदी। ठीक है, तो रंजीत सागर बांध सेवा परियोजना रावी नदी पे है, जबकि बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना चेनाब नदी पे है, तुलबुल उड़ी परियोजना झेलम नदी पे है, चेनानी परियोजना तावी नदी पे है, नीमो बांगशो परियोजना सिंधु नदी पे है। फिर सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1960 में। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 19 सितंबर 1960 को संधि हुई थी। सिंधु और सतलज नदी का उद्गम जो है चीन में है। फिर प्रश्न संख्या 71 से 75 तक मैथ का प्रश्न है, इसलिए मैं इसका केवल आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आप लोग ये ज्ञान दर्पण का वॉल्यूम 2 बुक खरीदते हैं तो उसमें सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से दिया हुआ है। इसलिए जिन लोगों को अगर मैथ में हेल्प लेना हो तो वो लोग ये पुस्तक को खरीद लेंगे, जिससे कि मैथ में भी उन लोगों को हेल्प मिले, साथ साथ जीके के अन्य प्रश्नों के अलावा। एक दुकानदार जो है अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य की गणना करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400 रुपया। प्रश्न संख्या 72, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7:8। प्रश्न संख्या 73, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 4 और 3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 171 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार का सिक्कों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 225 रुपया, 180 रुपया, 135 रुपया। प्रश्न संख्या 74, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा।
कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 दिन। प्रश्न संख्या 75, 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3600 रुपया और 3000 रुपया। ठीक है, फिर हो गया प्रश्न संख्या 76, बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट। साहित्य के क्षेत्र के वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार स्कॉटिश अमेरिकी फैशन डिजाइनर डगलस स्टुअर्ट को उपन्यास सुग्गी बेन के लिए दिया गया। वर्ष 2020 के मान बुकर पुरस्कार के लिए 6 उपन्यासों को अल्प सूचीबद्ध किया गया था। इसमें दुबई की भारतीय मूल की लेखिका औनी दोषी द्वारा रचित पहला ही उपन्यास बर्न्ड शुगर और भारत में गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रश्न संख्या 77, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यशवर्धन सिन्हा। तो केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत श्री यशवर्धन सिन्हा को अब देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है। प्रश्न संख्या 78, हाल ही में सीन कॉनरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म से। तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका में विश्वविख्यात हुए स्कॉटलैंड के महान अभिनेता सीन कॉनरी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता थे। सीन कॉनरी के पश्चात रोजर मूर, पियर्स ब्रॉसनैन और डेनियल क्रेग ने भी जेम्स बॉन्ड की भूमिका बाद में निभाई थी। यान फ्लेमिंग ने 1953 ईस्वी में थ्रिलर कैसीनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड का चरित्र निभाया। ठीक है, प्रश्न संख्या 79, हाल ही में डिएगो मैराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। तो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हो गया। उन्होंने 91 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, जिनमें कुल 34 गोल उन्होंने किए थे। उन्होंने 1986 का विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी उन्हें मिला था। प्रश्न संख्या 80, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए प्रॉमिस्ड लैंड। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। द आइस्का बॉग जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। पोर्ट्रेस ऑफ पावर एनके सिंह द्वारा। हाउ टू बी ए राइटर रस्किन बॉन्ड द्वारा। प्रश्न संख्या 81, आईपीएल 2020 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? ठीक है, तो आईपीएल 2020 में 20 के 13वें संस्करण में कुल 8 टीम ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में दुबई, शारजा और अबू धाबी में हुआ। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीते। इससे 2013, 15, 17 और 19 में मुंबई इंडियंस आईपीएल की विजेता रही। इस वर्ष आईपीएल 13 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार राजस्थान रॉयल्स के ब्रिटिश खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर को मिला। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता की प्रायोजिक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म कंपनी ड्रीम 11 इस वर्ष के आईपीएल 13वें की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी।
प्रश्न संख्या 82, विश्व इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। तो विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहर बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 83, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 84, हाल ही में किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन का फैसला किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। प्रश्न संख्या 85, किस राज्य सरकार ने सरना संहिता पर प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके अनुसार वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 86, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 87, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को हटा लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने 22 नवंबर 2020 को मुक्त आकाश निगरानी संधि से स्वयं को हटा लिया है। प्रश्न संख्या 88, बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को 43 सीटें प्राप्त हुई है। भाजपा को 74 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीट, हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 4 सीट, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19 स्थान प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। फिर प्रश्न संख्या 89, आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। तो आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन वियतनाम की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन 12 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया। दक्षिण पूर्व एशिया का 10 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस का संगठन है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 को हुई। प्रश्न संख्या 90, G20 का बैठक 21-22 नवंबर 2020 को कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाद में। तो G20 शिखर सम्मेलन 21-22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संपन्न हुआ। G20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्था का एक मंच है, जिसका गठन 1999 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ था। अब वर्ष 2023 ईस्वी में भारत में बैठक प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 91, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। तो 5 देशों के समूह ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का
12वां शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में 17 नवंबर 2020 को ऑनलाइन ही संपन्न हुआ। वर्ष 2019 में ब्राज़ील में हुआ था सम्मेलन और वर्ष 2021 में भारत में प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 92, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों के समूह एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सम्मेलन मलेशिया की मेजबानी में 20 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। एपेक प्रशांत क्षेत्र ऐसे देशों का संगठन है जिनकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है। 1989 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में है। प्रश्न संख्या 93, कौन सा देश चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाने के लिए चांग E5 मिशन का प्रक्षेपण नवंबर 2020 में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। तो चीन ने चंद्रमा के लिए अपने एक नए मिशन चांग E5 का प्रक्षेपण 23 नवंबर 2020 को किया है। चीन के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए प्रक्षेपित यह मिशन ऐसा पहला मिशन है। प्रश्न संख्या 94, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन कौन सा क्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46वां। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन का क्रम 46वां है। वे डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में 306 मत बाइडेन ने प्राप्त किए हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मतों की संख्या 232 सी रही है। भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। प्रश्न संख्या 95, नवंबर 2020 में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना के 28वें प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 96, नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो नवंबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 97, लॉस एंजलिस में होने वाली 93वीं एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। तो लॉस एंजलिस में होने वाली 93वीं एकेडमी अवार्ड्स 2021 के लिए भारत से जल्लीकट्टू फिल्म को चुना गया। जल्लीकट्टू एक मलयालम फिल्म है। प्रश्न संख्या 98, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। प्रश्न संख्या 99, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वारंटाइन। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 100, भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसने दुनिया में 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की भारत के 100वां प्रश्न है, भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसने दुनिया में
500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम सिद्धि AI। तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है, जिसने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक प्राप्त किया है। इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण द्वारा जो बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 प्रकाशित किया गया है, उसमें सेट 2 का कुल 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस श्रृंखला से आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।